एक बार प्रेम से बोलिए भूगोल महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित टोटल 23 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में यही सिर्फ और सिर्फ 23 क्वेश्चन नहीं है, आपको हम बता देना चाहते हैं इसके अलावे बहुत सारे फैक्ट्स जो है इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप टारगेट के ऑब्जेक्टिव से खुद से याद करते हैं तो आप 23 ही क्वेश्चन सीख पाएंगे, और उसमें भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग को अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जितना भी वीडियोस आपके पास उपलब्ध है, ठीक है, वो सारे वीडियोस को देखते हैं, तो आप एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन नहीं, आप 4-3 क्वेश्चन जरूर सीख करके जाएंगे। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चलिए बिना बकवास का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के जो है किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसको जो है आमतौर पे जो हम लोग SEZ यानी कि सेज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, एन होगा यहाँ पे इकोनॉमिकल जोन। ठीक है, यानी कि SEZ बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा SEZ। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे इसको, SEZ बोल देते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं कि SEZ क्या होता है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिकल जोन क्या होता है। तो इसका परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। वह भौगोलिक क्षेत्र, हम लिख नहीं रहे परिभाषा को, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। वह भौगोलिक क्षेत्र जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब जो है एक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को जो है संचालित किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे जी, हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग अपने देश का बात करें तो अपने देश में जो है कुल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध है। ठीक है, तो हम 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो है नाम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसका नाम आप लोग सभी लोग जानते होंगे, सांता क्रूज। और सांता क्रूज कहाँ पे है जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो सांता क्रूज महाराष्ट्र में हम नाम सुने थे। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं, महाराष्ट्र में जो है ये सांता क्रूज एक विशेष आर्थिक क्षेत्र आता है। दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कोचीन। और कोचीन आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोचीन में जो है कहां पे है जी, तो आप लोग केरल में जानते होंगे कोचीन को। ठीक है, केरल न हो लिखा गया जी, 1 मिनट इसको ल कर देते हैं, क्योंकि आप लोग न और ल में अंतर समझ तो पाएंगे ही, इसलिए यहाँ पे ल कर दिए। यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, जो यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उस वो है क्या चीज, कांडला, जिसको कंडला भी बोल देता है कई बार, तो कांडला। ठीक है, और साथ में जो है आप लोग सूरत भी याद रखिएगा, कांडला और सूरत। और आप लोग ध्यान रखिएगा ये कहाँ पड़ता है जी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब ये क्यों हम आप लोग को लिखवा रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो है सवाल पूछता है, जैसे पूछ देगा कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा राज्य में है, तो आप लोग केरल याद माने कि टिक आउट करिएगा। तो इस पे आधारित भी सवाल आप लोगों से पूछा करता है, इसलिए आपको हम 7 आर्थिक क्षेत्र जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, अगला यानी कि 4 नंबर पे जो है, ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 नंबर में चेन्नई को याद रखिएगा। और चेन्नई कौन सा राज्य में पड़ता है, तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है जी, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है 5वां विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे पड़ता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वो जो है क्या बोलते हैं जी, इसको जो है हम लोग बोलेंगे विशाखापट्टनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम कैसे लिखते हैं जी, विशाखापट्टनम ऐसे तो से होता है डबल ट। ठीक है, तो विशाखापट्टनम कहाँ होता है जी, कहाँ कौन सा राज्य में है जी, तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पाया जाता है मतलब कि आंध्र प्रदेश में ही जगह है विशाखापट्टनम। ठीक है, यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 6ठा नंबर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग यहाँ पाया जाता है, कह रहे बार बार, ये जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र फल्टा है, और फल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे जी, पश्चिम बंगाल में है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद जो है 7वां नंबर आप लोग जरूर याद रखिएगा, 7वां नंबर नोएडा है। ठीक है,
और नोएडा आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? उत्तर प्रदेश में पड़ता है नोएडा। ठीक है, तो इस सातों विशेष आर्थिक क्षेत्र को आप लोग जरूर याद रखिएगा। कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए कहीं पे कॉपी में, ताकि आप लोग को याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहीं से सवाल आ गया। 6 नंबर में हम आप लोग को लिखवाए हैं फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है जी? पश्चिम बंगाल में है। तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 2 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा केरल में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र है जी? तो केरल में आप लोग देखिए यहाँ पे कोचीन है, तो केरल जो है कोचीन हो जाएगा। ठीक है, केरल का हो जाएगा जी कोचीन हो जाएगा, दीर्घिकार से कोचीन रहेगा, हम औरसीकार से लिख दिए। ठीक है, उड़ीसा में कौन पाया था का जी? तो उड़ीसा में कोनो विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं पाया था। बिहार में भी कोनो विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 3 नंबर पे चले आते हैं। कह रहा है कि पारादीप पतन, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है आप सभी लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए जो पारादीप होता है, देखिए भाई जो पतन होता है और एगो बंदरगाह होता है, इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। पतन और बंदरगाह में अंतर समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। होता तो दोनों का दोनों बंदरगाह है, लेकिन ये जो पतन है ये मानव द्वारा जो है निर्मित किए जाते हैं, और बंदरगाह जो है प्रकृति द्वारा जो है निर्मित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि प्राकृतिक होता है बंदरगाह और पतन का होता है जी मानव द्वारा होता है, निर्मित किया गया। ठीक है, तो दोनों का दोनों वास्तव में बंदरगाह ही होता है, जहां पे जो है हवाई जहाज कह रहे हैं, जो पनिया जहाज वगैरह होता है, जहाँ पे सामान वामान का लदाया जाता है, चाहे सुमने जहाज वहाँ पे ठहरता है। ठीक है, वहां पे रखा जाता है, तो उस जो क्षेत्र को बंदरगाह बोलते हैं। तो वो उसी का जो माने कि अपग्रेडेड वर्जन जो मानव द्वारा बनाया था उसको हम लोग पतन के नाम से जानते हैं। तो उसी टाइप का जो है पारादीप पतन है, 21 राज्य में स्थित है, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो पारादीप पतन आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा के जगदीशपुर में है। कहां पे जी? उड़ीसा के जगदीशपुर में है, आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है, तो जो कौन सा बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर है। ठीक है, अगर आप लोग मैप में देखना चाहें, कहां पे देखना चाहिए जी? मैप में। ठीक है, तो मैप में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग पाएंगे कि कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है, यही हम लोग का पश्चिमी तट का जो है बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैप में जो गुजरात कहां पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है। अगर भारत के हिसाब से देखें तो भारत के लिए जो है पश्चिम दिशा में कौन है जी? गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है नहीं होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये जो है दक्षिण मैंने क्या करते हैं पूर्व नहीं, पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मैप को ध्यान से देखते हैं तो ऐसे तो सबसे पूर्व में जो है उस साउथ वो राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज्यादा पूरब में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कांडला जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह हो जाएगा। आप लोग 4 का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक अस्थिति का कारक नहीं है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जनसंख्या जो है औद्योगिक अस्थिति का कारक नहीं है, यानी कि आप लोग 5 नंबर का ऑप्शन बी याद रखे होंगे बहुत पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? ठीक है, तो जो लोहा के लिए इस्पात कंपनी जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था, वो आप लोग याद रखेंगे कि टाटा लौह इस्पात कंपनी है, जो कि आप लोग का 1907 में जमशेद जी द्वारा जो है, जमशेद जी टाटा का जो इनका नाम है, ठीक है, जमशेद जी टाटा, इन्हीं के द्वारा जो है 1907 में जो है टाटा लोहा इस्पात कंपनी जो है यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर लोहा कारखाना का बात करें, लोहा इस्पात कारखाना का बात करें, ठीक है, देखिए कंपनी है और कारखाना है। ठीक है, दोनों में कुछ खास तो अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को जो है ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का अगर बात करें, यानी कि हम लोग आजाद हो गए थे उसके बाद का बात करें, तो लोहा इस्पात का जो कारखाना खुला था सबसे पहले वो राउरकेला में खुला था। कहाँ खुला था जी? राउरकेला में खुला था, ध्यान रखिएगा। वो 1959 ईस्वी में खुला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी का बात करें तो आप लोग टाटा लौह इस्पात कंपनी 1907 ऑप्शन जो है टिक आउट कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन बी टिक आउट करना है। अब यहाँ पे 7वां नंबर सवाल देख लीजिए। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी।
तो क्योंकि पहली जो आधुनिक सूती मिल है वो मुंबई में स्थापित की गई थी। काहेला स्थापित किया गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मुंबई एक पतन है, जी हाँ वहां पे पतन एक है, ठीक है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, जी हाँ कपास की खेती होती है, क्योंकि मुंबई में काली मृदा यानी कि रेगुर मृदा जो है पाया जाता है। सी नंबर का है कि मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, जी हाँ मुंबई जो है पूंजी मैंने मुंबई में पूंजी अच्छा खासा उपलब्ध है। तो ये सभी जो है मैंने कि वहां पे चीजें उपलब्ध है यानी कि उपयुक्त तो सभी है, इसके वजह से जो है मुंबई में पहली सूती मिल जो है सूती मिल जो है काजी जी ओपन की गई थी यानी कि स्थापित की गई थी। तो 7 नंबर का आप लोग ऑप्शन डी टिक आउट करके रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत भयंकर वाला क्वेश्चन है। देखिए 15 के एनुअल एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, 19 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, 19 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है एनुअल एग्जाम के, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, ये सब जो है पूछते आया है, ठीक है। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 2015 में जो है हम भी एग्जाम दिए हैं और भी प्रथम शिफ्ट में ही दिए हैं, यानी कि मेरे शिफ्ट में भी एक वाला क्वेश्चन पूछा है जी, गजब। अगर उस समय याद होता तो हम भी मार के आए होते, शायद मारे भी होंगे, क्या पता है उस समय कितना याद था कितना नहीं था मुझे नहीं पता, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन नहीं है इसमें से, देखिए तो सूती वस्त्र जो है कपास वपास पे इसका कच्चा माल उत्पादन, देखिए सूती वस्त्र उद्योग जो होता है उस पर कपास जो है मैंने कि मेन उसका कच्चा माल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूती वस्त्र का उद्योग जो कृषि संबंधित है, क्योंकि कपास तो कृषि के अंतर्गत उगता है, ठीक है। चीनी देखिए चीनी गन्ना हो जाएगा, चीनी का जो है प्रमुख कच्चा माल क्या होगा जी, गन्ना होगा, तो ये भी कृषि पर आधारित है, ठीक है। जूट वस्त्र ये भी कृषि पर आधारित है, पटसन वगैरह पटुआ वगैरह आप लोग खेती देखे होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है चीज ये सब जो है चीज कृषि पर आधारित है। लेकिन सीमेंट जो है इसका प्रमुख कच्चा माल जो है वो आप लोग याद रखिएगा चूना पत्थर है, इसका प्रमुख कच्चा माल क्या है जी, चूना पत्थर है। तो सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि चूना पत्थर कृषि के माध्यम से उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर जो है एक खनिज है जो इसको जमीन के अंदर से या जमीन की सतह से निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 9वां नंबर सवाल देखिए, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, ठीक है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का जो है केंद्र है। तो अगर टारगेट का आंसर की बात करें तो कोलकाता रिसरा दिया है, ठीक है, लेकिन हमने कई जगह पे पढ़ा है कि कोलकाता हावड़ा होगा, ठीक है। तो हम आप लोग को ऑप्शन डी बता रहे हैं, ठीक है। ये 2023 में जो है पूछा हुआ सवाल है, यानी कि हाल फिलहाल में ही सवाल पूछा गया है, और आप लोग शायद उम्मीद करते हैं कि 2024 में एग्जाम देने वाले होंगे, नहीं तो 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा। तो आप लोग को बता देते हैं कि दोनों साल में से किसी भी साल क्वेश्चन को पूछने वाला नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को याद रख लेना है कोलकाता हावड़ा याद रख लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कोलकाता रिसरा भी ऑप्शन में दिया है। अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन देता है आप लोगों की परीक्षा में, तो कोई एक ऑप्शन जो भी दिया जाएगा उसको टिक आउट कीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन दे दे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा और चले आइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा जो उद्योग है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आप लोग को हमेशा बताते हैं कि देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने का मतलब जो है उस कंपनी का जो है कि निजी मालिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका एक निजी मालिक नहीं होना चाहिए। जेके सीमेंट उद्योग जो है इसका एक निजी मालिक है, ठीक है। तो ये निजी माने कंपनी है, चाहे निजी उद्योग है, कैसे जी, निजी उद्योग। 10 नंबर का जो है ऑप्शन ए जो है निजी उद्योग के अंतर्गत आएगा। टाटा लौह एवं इस्पात जो है ये भी एक निजी उद्योग के अंतर्गत आएगा। रेमंड भी एक निजी उद्योग के अंतर्गत है, क्योंकि ये सब तीनों के तीनों आपस में कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी को देखते हैं, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, इसका एगो निजी मालिक नहीं है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। तो 10 नंबर का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन तक पढ़ लिए। अगर आप लोग को इतना क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन अगर हो रहा हो, कोई भी कंफ्यूजन, एक सिंगल भी कंफ्यूजन, तो आप लोग सीधे सीधे नीचे देखिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप प्यारा से कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आ जाइए। उस इंस्टाग्राम पे जो है हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो मेरा ही इंस्टाग्राम है, आप चाहे तो फॉलो करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बाबूला आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, तो इंस्टाग्राम में चले जाइएगा। अगर आपको जो है वहां पे ऐसे तो रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग को पीडीएफ इस चीज का प्राप्त करना है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और इसका पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, तो आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग भी देखिए तो 15 में पूछा है, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, ये भी माने कि बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग किसको कहते हैं।
तो ऐसा उद्योग जिसके जो है उत्पाद जो भी होता है, जो भी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो होता है, उसको डायरेक्ट उपभोक्ता जो है उपभोग करते हैं। अब उपभोक्ता उपभोग का माने कि उपभोक्ता किसको बोले, थोड़ा सा ध्यान समझिए। जैसे आप जो है बाजार से पार्ले जी खरीद के लाए, ठीक है, और खा गए, तो आप पार्ले जी का उपभोक्ता हुए। अगर आप लड़की हैं तो अगर बाजार से गई फेयर एंड लवली, चाहे ग्लो एंड लवली आजकल नाम आ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई क्रीम लेके आई, लिपस्टिक लेके आई, कुछ भी लेके आई और आप उसका उपयोग कर रही हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप उसकी उपभोक्ता हुई। अब कोई लड़का वह है, मत समझ लीजिए कि हाँ हमको लिपस्टिक लगाने के लिए बोल रहे हैं सर जी, ना, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप उसके उपभोक्ता नहीं है। अगर लगाते होंगे तो आप भी उसके उपभोक्ता हो गए। इसमें से कौन कौन नीचे जो है लड़का है लेकिन लिपस्टिक लगाता है, थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताओ हमको, हम भी थोड़ा देखें कौन है लिपस्टिक वाला। अब देखते हैं जी यहाँ पे इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग यानी कि इसका जो उत्पाद होगा वो डायरेक्ट जो है उपभोक्ता उपयोग करेगा, ठीक है। तो पेट्रो रसायन का जो उत्पाद होता है उसको डायरेक्ट उपभोक्ता उपयोग नहीं करता है, ठीक है। लौह अयस्क का जो है डायरेक्ट उपभोक्ता उपयोग नहीं करता है। चित्ररंजन लोकोमोटिव, ये भी इसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या करता है जी, कोई माने कि एक उपभोक्ता जो है उपभोग डायरेक्टली नहीं करता है, ठीक है। लेकिन 11 नंबर का जो ऑप्शन डी देखिएगा, चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग जो है इससे चीनी उत्पादन होता है और चीनी डायरेक्ट उपभोक्ता जो है उपयोग करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 11 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या चीज जी, वो चीनी उद्योग यानी कि उपभोक्ता उद्योग होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इसमें उपभोक्ता उद्योग जो होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता से संबंधित होता है। उपभोक्ता उद्योग जो है प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता से ही संबंधित रहता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए 18 में, 19 में, 21 में पूछा हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। तो छोटा पैमाना का उद्योग जो है कौन है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए, चीनी उद्योग नहीं, इसमें बहुत सारे लेबर मजदूर जो है काम करते हैं, तो ये बड़े पैमाने का उद्योग है। कागज उद्योग, ठीक है, खिलौना उद्योग, ऑप्शन जो है इसमें देखिए यहाँ पे आराम से आप लोग खिलौना उद्योग हो जाएगा। देखिए कागज उद्योग में जो है बहुत सारे जो है लेबर मजदूर काम करते हैं, तो ये भी जो है छोटा मोटा उद्योग नहीं है। विद्युत उपकरण वाला उद्योग जो है ये भी छोटा मोटा उद्योग नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मैंने बड़े लेवल पर जो है उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन खिलौना जो उद्योग है इसमें बहुत छोटे लेवल पर ही उत्पादन होता है, तो ये छोटे पैमाने का क्या है जी, उद्योग है खिलौना उद्योग। इसमें खिलौना जो है नॉर्मल बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस ऑप्शन को याद रखिएगा, ऑप्शन सी को। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 13 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो यार ये बताया ना, भोपाल त्रासदी गजब का माने कि त्रासदी हुआ था, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। यार हमको भी अफसोस आता है कि मैंने क्या बताएं कि भोपाल जो त्रासदी हुआ था ना, गैस त्रासदी, ठीक है, इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। और ये लगभग 40 टन के मात्रा में जो है, लगभग 40 टन जो मात्रा जो है इसका रिसाव हो गया था। लगभग समझ लो इतना, मैंने इतना ज्यादा रिसाव हो गया था, ठीक है। और इससे जो है बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो आज के डेट में हमको बहुत अफसोस आता है कि यार ऐसा त्रासदी तो अपने इंडिया में नहीं होना चाहिए कम से कम, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब हो गया तो इसके बारे में अब सवाल पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भोपाल जो त्रासदी है इसमें गैस का रिसाव हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ठीक है। और ये जो त्रासदी हुआ था आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि दिसंबर 1984 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये डेट याद रखिएगा, दिसंबर में 1984 में हुआ था इस गैस का रिसाव, कौन सा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का आविष्कार करना है, रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। और ऐसा त्रासदी यार इंडिया में फिर कभी नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि नहीं ये होगा। अब यहाँ पे 14 नंबर सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो सिंपल समझिए कि दूरभाष, कंप्यूटर और जो है जितना भी ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है चाहे यंत्र है, ठीक है। तो इस सिंपल सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टील उद्योग नहीं होगा, एल्युमिनियम उद्योग भी नहीं होगा, लोहा उद्योग भी नहीं होगा, कौन सा उद्योग होगा जी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होगा, यानी कि 14 का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक सवाल जो है बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। अगर आपको इस मैंने चैनल पे टिके रहना है तो आप लोग कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। हम एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन जो है प्लेलिस्ट बना कर रख रहे हैं, ठीक है। आपको जिस सब्जेक्ट का भी पढ़ना होगा उस सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, और वहां के जिस चैप्टर को भी पढ़ना होगा तो उस चैप्टर पर क्लिक कीजिएगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव अगर अपलोडेड है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप जो है डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आपको एक भी रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारे के सारे वीडियो सुरक्षित हैं। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर जाकर के
प्लेलिस्ट से एक एक यानी कि वीडियोस को देखते रहेंगे और याद करते रहेंगे, क्योंकि अगर वीडियो देख करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, और अपने से याद करेंगे तो हो सकता है आपको याद करने में थोड़ा सा तकलीफ भी हो और थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी आप लगा दें। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत कम टाइम आपको याद करना है। तो आप लोग सीधा सीधा प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और एकदम एक एक वीडियो को देखते जाइए और पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, नॉलेज गेन करते जाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझोगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, फिर से आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना कहां खुला है, तो आपको शुरू में ही बताया है कि राउरकेला में खुला है। कब खुला है जी? 1859 में खुला है। कब खुला है? 1859 में। 1859 में खुला हुआ है। ठीक है, 1859 में, 1959 में, आजादी के बाद का बात कर रहे हैं। ठीक है, 1959 में खुला हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लोहा इस्पात का क्या है जी? कारखाना है राउरकेला में, जो कि खुला हुआ है। ठीक है, 16 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो आपको चूना पत्थर वाला उद्योग के बारे में बतेबे किए थे। सीमेंट का जो है कच्चा माल जो है कौन है जी? चूना पत्थर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पटसन जो है जूट उद्योग का जो है कच्चा माल है। ठीक है, चीनी जो है, चीनी का कच्चा माल क्या होता है जी? गन्ना होता है। एल्युमिनियम जो है ये अलग उद्योग है, एल्युमिनियम वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है धातु वाला संबंधित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर, नेपा नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और ये नेपा नगर जो है, आप लोग याद रखिएगा, नेपा नगर जो है ये मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है ये जो है जगह। ठीक है, नेपा नगर, जहां पे अखबारी कागज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है, तो इसी के लिए जो है नेपा नगर जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही मस्त सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। मोरमुगांव, ठीक है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगांव बंदरगाह जो है आप लोग को याद रहना चाहिए कि ये गोवा में है। कहाँ पे है जी? गोवा में। ये खुद एक जगह का नाम है मोरमुगांव, वहीं पे ये वाला बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह कह रहा है मतलब प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अब पतन कहता तो मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 18 का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आपको हमने शुरू में ही लिखवाया था, लिस्ट दिया था कि कांडला जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ पे है जी? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो गुजरात में है कांडला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केरल का विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन है जी? तो कोचीन है। कौन है जी? कोचीन। पश्चिम बंगाल का कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा फाल्टा है। कौन है जी? फाल्टा है। अब महाराष्ट्र का आप लोग याद रखिएगा सांता क्रूज। ठीक है, आप लोग को हमने वैसे लिखवा दिया शुरू पहले नंबर क्वेश्चन में ही सब चीज लिखवाए हैं। तो देखिए ये जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो वाला लिस्ट आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो 19 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन डी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 नंबर सवाल पे चल जाते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहायता से किया गए थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जर्मनी के सहायता से किया गया था। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये कब लगाया था जी? तो 1959 में लगाया गया था। कब लगाया गया था जी? 1959 में लगाया गया था। ठीक है, जो कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ में है। कहाँ पे जी? उड़ीसा के सुंदरगढ़ में ये जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि जर्मनी के सहयोग से जो है मैंने की स्थापना इसको किया गया था। ठीक है, 21 नंबर सवाल देख लीजिए। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहां स्थापित किया गया? ठीक है, तो भारतीय लोहा और इस्पात जो कंपनी है, जिसको हम लोग आज के डेट में IISCO के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है बर्नपुर में है, जिसका पुराना नाम पहले जो है हीरापुर देता था। क्या नाम देता था जी? हीरापुर देता था। तो आपको अगर ऑप्शन में बर्नपुर मिलता है तो बर्नपुर टिक आउट कीजिएगा, अगर हीरापुर मिलता है तो हीरापुर आप लोग टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहां स्थापित किया गया था जी? तो बर्नपुर में किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग इसको भी बोलते हैं, इसको को यानी कि इस कंपनी को हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अरे गजब यार, राइमिंग बैठ रहा है जी। इसको बोलते हैं। बर्नपुर में खुला था, हीरापुर में खुला था, जिसका पूरा नाम क्या है जी? हीरापुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि 22 नंबर में इनौर बंदरगाह, यानी कि अभी प्राकृतिक होगा। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनौर कौन सा राज्य में है? आप लोग याद रखिएगा, तो तमिलनाडु में है। तो इसलिए क्या चाहिए जी? इनौर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसका जो है आज के डेट में एक नाम बदल करके नया नाम दिया जा रहा है। नया नाम क्या दिया जाएगा जी? तो कामराजर पोर्ट लिमिटेड। ठीक है, LTD लिख देते, इसको लिमिटेड पढ़िएगा। तो कामराजर पोर्ट लिमिटेड है। ठीक है, इसका नया नाम क्या है जी? कामराजर पोर्ट लिमिटेड है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसको पुराना नाम के रूप में इनौर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। 23 नंबर सवाल देख लीजिए।
भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जो है प्रथम सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो कहाँ स्थापित किया था जी? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। कब स्थापित किया था? 1818 में। कब स्थापित किया गया था जी? 1818 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग जो है इसमें 2300 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन माने कि आप लोग छोड़ेंगे नहीं। मुझे पता है कि आप लोग परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से आप लोग पक्का उसको गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा समझते हैं ना, एकदम गर्दा वाला गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का समापन करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो चले आइए ना यार, आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चले आइए। ओके, बाय, धन्यवाद।